हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई आपके लिए कोशिका टॉपिक लेकर आया था। मैंने जैसे कल बोला था अपने डीएनए आरएनए पढ़ लिया था, आज कोशिका प्लस जो क्वेश्चंस डेली चल रहे हैं वो तो चलेंगे, उसका आप बेफिक्र रहे हैं ना। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। और जो हार है उसको जीत से दूर ही रखना। किसको? हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना मेरे भाई। कोशिका आज कोशिका का निपटारा करने वाले हैं, ठीक है। और बचा कुचा कल कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो इधर सुनो, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी मेरे भाई बायो प्लस लोजो लोगोस शब्द से मिलकर बना है बायोलॉजी। अब इस शब्द का, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन अपने से पूछता है तो मेरे भाई लेमार्क और ट्रेविनेस। किसने? ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है। अरस्तु की अगर मैं बात करूं तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। अब ये कैरोलिस लिनियस अगर इनकी बात करें अपन तो ये वर्गीकरण के पिता है मेरे भाई। वर्गीकरण, फादर ऑफ वर्गीकरण, टेक्सोनोमिस, है ना। फादर ऑफ वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण के पिता अगर बोले तो कैरोलिस लिनियस है ना, वर्गीकरण के पिता, ठीक है। रॉबर्ट हुक की बात करूंगा तो मृत कोशिका की खोज करी थी मेरे भाई, आगे बात करेंगे। ये मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेमार्क और ट्रेविरेनस की बात करें तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु की बात करूं तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाता है। और कैरोलिस लिनियस की अगर बात करेंगे तो वर्गीकरण के पिता कौन है? कैरोलिस लिनियस, ठीक है। और रॉबर्ट हुक की बात करूंगा तो मृत सेल की कोशिका है। मृत कोशिका जो है, मृत सेल की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब कोशिका की अगर बात करें अपन तो कोशिका सिद्धांत किसने, सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया मेरे भाई? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की बात करी थी, अभी हाल जस्ट मैंने बताया। ल्यूवेनहॉक की बात करूं तो यह जीवित कोशिका की बात करी थी, ठीक है, जीवित सेल, ठीक। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? कोशिका सिद्धांत, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? यहां से सवाल बन सकता है ना। ये दो प्रश्न ऐसे थे जिससे सवाल बनने की संभावना भरपूर है। बायोलॉजी की बात करें तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, है ना, शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु की बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। कैरोलिस लिनियस की बात करें अगर तो वर्गीकरण के पिता। और रॉबर्ट हुक मृत सेल की खोज करी। मृत सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित सेल की खोज करी। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर? अब जीव द्रव्य मेरे भाई, अब जीव द्रव्य क्या होता है मेरे भाई? जो कोशिका होती है ना अपनी, कोशिका के बाद जो केंद्रक होता है। अब कोशिका द्रव्य क्या? कोशिका द्रव्य और यहाँ पर होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, है ना। ये दोनों को मिल करके जो बनता है वो जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? ये दोनों को मिल करके जो बनता है वो क्या बनता है? जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य, ठीक है। अब जीव द्रव्य ये बनता है और इसके अंदर ही जो मानव की जितनी भी गतिविधियां होती है, सभी जैविक क्रियाएं होती है, वो जीव द्रव्य के अंदर ही होती है, ठीक है। बात इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगर बात करें तो कौन सा कथन असत्य बोल रहा है, ठीक है। तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया मेरे भाई? पुरकिंजे ने किया, बिल्कुल किया। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है मेरे भाई। अभी हाल मैंने बताया कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती है, बिल्कुल मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन अपना जो है ये वाला गलत है ना। इसके अंदर जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य और हमारा केंद्रक द्रव्य दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब कोशिका झिल्ली की अगर बात करूं तो कोशिका झिल्ली क्या होती है मेरे भाई? कोशिका का बाहरी आवरण, ये कोशिका झिल्ली कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, ठीक। ये बात आप समझ लो। कोशिका झिल्ली, कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, ठीक है। ये सेल है, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें अपन तो सेल मेम्ब्रेन की बात करूं। अब कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। और कोशिका भित्ति की बात करूं तो वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये अर्ध पारगम्य में होती है, ठीक है। ये सिलेक्टिव चीजें, जो काम की चीजें उसको लेती है और जो बिना काम किए उसको अंदर नहीं आने देती। तो ये क्या किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानना मेरे भाई, ठीक है। पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती मेरे भाई, पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो मेरे भाई पादपों में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, असत्य को पहचानना है ना, तो ये तो अपना सही हो गया एकदम, ठीक है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, बिल्कुल मेरे भाई राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पादपों में कोशिका भित्ति क्या है, भित्ति है ना, सेल वॉल की बात कर रहा है, सेल वॉल सेल्यूलेज की बनी होती है, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। और सबसे लंबी का कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन की होती है ना, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन की होती है, ठीक है मेरे भाई, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है मेरे भाई, गलत क्या है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात नहीं है, ये बात अपनी गलत है, ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई, अरे मेरे भाई इधर सुनो, ये तो एकदम सही है, ठीक है, ये गलत है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था, क्या कर रहा हूं मैं भी, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था आपको, कि जो कोशिका झिल्ली है वो पादपों में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है। तो पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ठीक है, ये अपना गलत है, असत्य को पहचानना ये गलत है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें सेल्यूलेज की बनी होती है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अगर अपन, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की आत्मघाती थैली होती है, या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, या फिर हमारा कोशिका का शक्ति गृह होता है मेरे भाई, कोशिका का शक्ति गृह होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। यातायात प्रबंधन की बात करूं तो गोल्जी काई क्या है, गोल्जी काई, ठीक है, ये यातायात का प्रबंधन। प्रोटीन की फैक्ट्री भी जस्ट बताइए, कोशिका की आत्मघाती थैली कौन होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी अगर अपन बात करें तो मानव में कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। कायिक गुणसूत्र की अगर बात करूं मैं, तो कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी मेरे भाई, क्या होते हैं 22 जोड़ी, कितने 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है। कायिक गुणसूत्र की अगर बात करूं तो 22 जोड़ी होते हैं, और लैंगिक गुणसूत्र एक होता है। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, ये टोटल गुणसूत्र है, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना, अच्छे से पढ़ा दिया था मैंने। और उसके बाद केंद्रक की बात करूं तो केंद्रक की खोज किसने करी थी मेरे भाई, केंद्रक की खोज अगर देखें अपन तो ये किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अपन ने क्या है कि कोशिका पढ़ लिया है। अब कोशिका पढ़ने के बाद अपन आ जाते हैं अपने जो मेन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं डेली का, उस पर, ठीक है। अब डेली का कार्यक्रम मेरे भाई यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, वही कहानी है जो अपन डेली चलाते हैं मेरे भाई। सेल के बारे में और जानकारी यहाँ पर भी लेंगे, वहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। PYQ बेस्ड एप्टेक पैटर्न पर अपन ने यहाँ पर काम लगाया है। अब देखो, कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी, और ल्यूवेनहोक, ये तो मृत कोशिका की बात करी थी, ठीक है। और ल्यूवेनहोक की बात करूं तो इन्होंने जीवित कोशिका की, ठीक है। जीव विज्ञान की मूल इकाई क्या है मेरे भाई, तो जीव विज्ञान की मूल इकाई की अगर बात करूं तो कोशिका है। अब कोशिका मेरे भाई सबसे सूक्ष्म अंग है हमारा, कोशिका सबसे छोटा अंग है ना, उसके अंदर ये समझो आप कि उसके अंदर ही क्रोमोजोम भी है, उसके अंदर ही DNA भी है, उसके अंदर ही जीन भी है, सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है, ये बात समझना आप, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो कोशिका सिद्धांत मेरे भाई स्लाइड स्वान ने दिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो स्त्री का जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी यहाँ पर कोशिका होती है, ठीक है। और न्यू सबसे बड़ी अगर बात करें तो शतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। अब मानव शरीर के सबसे छोटे की बात करूं तो लाल RBC होती है, ठीक है। और प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की होती है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, केंद्रक होता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। और कोशिका का पाचन तंत्र किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण। मानव RBC में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, तो केंद्रक होता है। जो केंद्रक किस में नहीं होता अगर पूछे तो मानव की जो RBC है उसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। अब DNA कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। RNA का निर्माण कहाँ होता है, नाभिकीय में होता है। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है मेरे भाई, तो पदार्थों को पैकेजिंग करना, ठीक है। और सेट्रियोल किससे जुड़ा होता है, कोशिका विभाजन से जुड़ा होता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है, ये मैंने बता चुका हूँ। कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना मेरे भाई, कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना जाता है, तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से जाना जाता है। कोशिका रस किसमें भरा होता है? तो ये रिक्तिकाओं में भरा होता है। मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होती है? तो लगभग 37 ट्रिलियन, लगभग 37 ट्रिलियन, बहुत नंबर है मेरे भाई, है ना। और एटीपी ऊर्जा मुद्रा कहलाती है और उसका निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मेरे भाई। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है मेरे भाई? वृत्ताकार होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बैक्टीरिया होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण मानव कोशिका होता है ना। और रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पदार्थों का संग्रहण। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो अंगक और एंजाइम पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है? ये अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। और पादप कोशिका में ऊर्जा भंडारण किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, मैंने बता चुका हूँ मैं, टोटल 23 है। और जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर बताएं तो स्नायु कोशिका नर्वस सिस्टम कहलाती है मेरे भाई। यहाँ पर अपनी सेल की कहानी खत्म होती है, ठीक है। और क्वेश्चन की तरफ अपन स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो सेल में इतने टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ बच गए होंगे वो अपन कल निपटा देंगे और साथ में इसका भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये सेल से अगर प्रश्न बनता है आपका तो इसमें से ही बनेगा, आप बेफिक्र रहे और आप तो निश्चित होकर पढ़े बस। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक उत्पाद होने की सर्वाधिक संभावना क्या होती है मेरे भाई? तो सर्वाधिक संभावना की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? एक साधारण शर्करा, ठीक है। ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में अपन ने बात कर ली थी, शर्करा, ठीक है। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं अपन, प्रारंभिक उत्पादक होने की सर्वाधिक संभावना तो मेरे भाई शर्करा होती है, ग्लूकोज, है ना। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ और जानकारी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है मेरे भाई? ऑक्सीजन, ठीक है। अब इधर सुनो, छोड़े जाने वाली गैस तो ऑक्सीजन है, लेकिन आपको पता है कि जो पौधे हैं वो जो लेते हैं वो क्या लेते हैं पता है आपको? ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वास के रूप में, ठीक है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होने के लिए आवश्यक प्रकाश लाल प्रकाश होना, है ना। प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होने की आवश्यक प्रकाश हरा प्रकाश, ठीक है। पौधों को हरा रंग देने वाले हरित लवक कौन से कहलाते हैं? पर्णहरित कहलाते हैं, ठीक है। पर्णहरित में मौजूद एकमात्र धातु मैग्नीशियम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो पौधों के फूल को बैंगनी नीला रंग देने वाला एंथोसाइनिन मेरे भाई ये लाल रंग भी देता है। ये हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से। प्याज का रंग जो है लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और बैंगनी रंग भी देता है और नीला रंग भी देता है, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान में रखना। पत्तियों, फलों और फूलों को पीला रंग देने की अगर बात करें तो जेथोफिल, अगर पीला रंग जेथोफिल और बैंगनी और नीला और लाल रंग की बात करें तो एंथोसाइनिन, ठीक है। ये दो नाम याद रखना है ना, ये याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं मैं, है ना। उस गैस का नाम बताइए मेरे भाई जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करता है मेरे भाई। तो ये ओजोन है, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है। O3 इसका नाम है। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 110% पूछने की संभावना है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े अपन तो आगे अगर देखता हूं मैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है मेरे भाई? तो अभी मैंने जस्ट कुछ समय पहले जो 2 दिन से पढ़ाया था डीएनए आरएनए, तो ये आरएनए का सवाल है, आप एक चुटकी में दे सकते हो इसको, झटके में सवाल का आंसर, ठीक है भाई। आरएनए के अंदर बात करें तो राइबोस और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये बात समझ लो यहाँ पर आरएनए के अंदर, है ना, और ये डीएनए के अंदर, ठीक है। ये चीज अपने को समझना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आरएनए और डीएनए को अलग कौन करता है? यूरेसिल और थाइमिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डीएनए की अगर बात करें मतलब जो डीएनए का है डी हेलिक्स मॉडल, है ना। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया अगर बात करें तो किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया, 1953 में दिया। उसके लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में इनको दिया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डीएनए को भाई प्रयोगशाला में किसने बनाया? हरगोविंद खुराना जी, ठीक है, हरगोविंद खुराना जी ने बनवाया, ठीक है। ये इतनी बातें याद रखना है, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करूं तो उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान करना है तो कौन है मेरा भाई? NH3, ठीक है।
नेक्स्ट अगर चले अपन तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहण सूचक का उत्पादक नहीं है मेरे भाई, ये प्याज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक का सबसे अच्छा वर्णक कहलाता है, तो मेरा भाई ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन सबसे अच्छा वर्णक है ना ये पेट्रोलियम का। अब कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, तो ये कौन सा मेरे भाई, चूना, ठीक है। कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, तो ये चूना है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं चूना के हैं, धावन सोडा, अपना बेकिंग सोडा, सबके फॉर्मूले एक साथ में करवा दूंगा, ठीक है। क्रियात्मक समूह COOH वाले कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। आयरन में मायोग्लोबिन की अगर बात करूं मैं तो ये पेशी कोशिका में होता है, ठीक है, पेशी कोशिकाएं होती है आयरन में मायोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंध अप्रभावी नहीं होता है, तो हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया याद रखना अपने को। निम्नलिखित में से कौन सा RH व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है, तो ये क्या नहीं है, स्तनी जंतु, ठीक है। और एक क्रिस्टल में अणु एक साथ से बंधे होते हैं। अब किससे बंधे होते हैं मेरे भाई, वेन डेर वाल का आकर्षण, ठीक है। और हार्डी वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित करने के लिए जाने जाने वाले 5 कारकों में से कौन सा कारक ज्ञात नहीं है, तो ये कौन सा कारक ज्ञात नहीं है, हैप्पीजेनेटिक्स। और अगर बात करूं विटामिन की, है ना, तो विटामिन टॉपिक वैसे अलग से भी लेकर आऊंगा मैं, लेकिन इसमें भी अपन देख लेते। थायमिन, विटामिन B एक और राइबोफ्लेविन अगर B12 को बोलते हैं, नियासिन B3 को बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C को बोलते हैं, ठीक है। दूध के अंदर विटामिन C नहीं होता है, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। विटामिन D की अगर बात करूं तो कैसीफेरोल, टोकोफेरोल की बात करूं तो विटामिन E, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं E को, है ना। और फाइलोक्विनोन विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। इसका कार्य होता है, मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनिक मापता है। हाइड्रोस्कोप वायुमंडल आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है। हाइपोमीटर तरल के क्वथनांक को निर्धारित करता है। मेघमीटर ध्वनि की चाल के सापेक्ष विमान की चाल निर्धारित। ओंडोमीटर की बात करूँ तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को नापता है। ओम मीटर की बात करूँ तो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। और ओडोमीटर की बात करूँ तो एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को मापता है। और नेफोलोमीटर की बात करूँ तरल से निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को मापता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप की बात करूं तो छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में काम आता है। अब एंथोसाइनिन, अब भी जस्ट अपन ने पढ़ा एंथोसाइनिन, उसका क्या क्या, लाल रंग, बैंगनी रंग और नीले रंग, पौधे का समृद्ध रंग देता है। ब्लूबेरी का कलर इसकी वजह से होता है। रास्पबेरी काला, चावल काला, सोयाबीन, चेरी, लाल किशमिश और नाटन अंगूर और लाल गोभी, ठीक है, इनके कलर इसकी वजह से होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अपनी क्लास की समाप्ति होती है। एक और कहाँ गया, अच्छा वो कट गया होगा, छोड़ो उसको, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, जो भी है खत्म हो गया काम, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ क्लास अपनी समाप्त होती है, बिल्कुल समाप्त होती है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। बस आप पढ़ते रहें, आप ये मत सोचें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसका आप लोड मत लो। उसका लोड लेने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना 500 क्वेश्चन की जब सीरीज लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, तो उसको कोशिश करूंगा ये 500 क्वेश्चन में पूरी अपनी जान डालने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, कि एग्जामिनर इस 500 क्वेश्चन से बाहर ना पूछ सके, वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे भाई, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, है ना। धन्यवाद।